प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं KR मीना से आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। देखिए, जो हमारा टॉपिक था सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, हमने सेंटर स्टेट लेजिस्लेचर रिलेशनशिप के बारे में इससे पहले चर्चा की थी। आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। संघ राज्य के प्रशासनिक संबंध, इस टॉपिक के ऊपर आज चर्चा करेंगे हम प्रिय विद्यार्थियों। संघात्मक शासन की सबसे कठिन समस्या संघ तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का समायोजन करना है। यदि संविधान में तत्संबंधी स्पष्ट उपबंध न हो तो दोनों को अपना दायित्व निभाने में कठिनाई का अनुभव होता है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस संबंध में विस्तृत उपबंधों की आवश्यकता अनुभव की, ताकि प्रशासनिक क्षेत्र में संघ तथा राज्यों के मध्य किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न हो। देखिए, प्रशासनिक संबंध एक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट। भारतीय संविधान के 11वें भाग के दूसरे अध्याय में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार केंद्र की प्रशासनिक शक्ति उन विषयों तक सीमित है जिन पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 162 के अनुसार राज्यों की प्रशासकीय शक्तियां उन विषयों तक सीमित है जिन पर राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में प्रशासनिक अधिकार साधारणतया राज्यों में निहित है, किंतु इन विषयों पर राज्य की प्रशासकीय शक्तियों को संघ की ऐसी प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित रखा गया है जो संविधान द्वारा विधि द्वारा प्रदत्त है। देखिए, प्रशासनिक संबंध के बारे में दुर्गा दास बसु ने एक टिप्पणी की है कि संघ राज्य की सफलता और दृढ़ता सरकारों, केंद्रीय सरकार तथा इकाइयों की सरकारों के बीच अधिकाधिक सहयोग तथा समन्वय पर निर्भर करती है। भारतीय संविधान निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे कि प्रशासनिक संबंधों की व्यवस्था करते हुए उनके द्वारा इस बात का ध्यान रखा गया कि राज्यों के प्रशासनिक तंत्र पर संघ का नियंत्रण बना रहे और संघ और राज्यों के बीच कम से कम संघर्ष की संभावना रहे। भारत के संविधान में मोटे रूप से केंद्र और राज्य संबंधों के प्रशासनिक संबंधों को निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, संघ द्वारा राज्यों को निर्देश एवं नियंत्रण की शक्ति। दूसरा बिंदु है मतभेदों को कम करने वाली विधियां, और तीसरा बिंदु है संघ राज्य संबंधों के क्षेत्र में कतिपय प्रशासनिक विवाद के मुद्दे। तो सबसे पहले हम लेंगे संघ सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश देने की शक्ति। आर्टिकल 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करेगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का
तथा राज्य की वर्तमान विधियों का पालन जारी रखे तथा संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों को ऐसे निर्देश देने के लिए सक्षम होगी जो राज्य सरकारों को उसके प्रयोजन के लिए दिखाई दे। संविधान का अनुच्छेद 257 संघीय सरकार को सारे देश पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए राज्यों को अपनी कार्यकारी सत्ता का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए कि संघ की सत्ता के कार्यों में कोई रुकावट या बाधा न आने पाए। सामरिक महत्व की सड़कों और अन्य संचार साधनों की देखभाल और मरम्मत के लिए भी संघ सरकार राज्य कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है। संसद राजपथों, बड़ी सड़कों, नहरों, जलपथों और नौकागम्य नदियों को राष्ट्र के महत्व का घोषित कर सकती है। उसके बाद संविधान का अनुच्छेद 339 इसमें यह प्रावधान किया गया है कि संघीय कार्यपालिका राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है कि वह अपने राज्य में अनुसूचित व आदिम जातियों के कल्याण के लिए बनी योजनाओं को कार्यान्वित करे। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है, संघीय कार्यों को राज्यों को सौंपना। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वे किसी राज्य की सरकार को उसकी सहमति से या संसद के माध्यम से किसी विषय से संबंधित कार्य सौंप सकते हैं। आर्टिकल 2581 के अनुसार संसद किसी राज्य सरकार की सम्मति से संघीय कार्यपालिका शक्ति से संबंधित किसी विषय को उस सरकार को या उसके पदाधिकारियों को सशर्त या बिना शर्त सौंप सकती है। अखिल भारतीय सेवाएं, देखिए, राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण और प्रभावकारी सत्ता के रूप में अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी संघ तथा राज्य दोनों स्थानों पर कार्य करते। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संविधान की ICS सेवाओं की व्यवस्थाओं का नाम बदलकर अखिल भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं के रूप में जारी रखने का फैसला किया है। इसके बाद सहायता अनुदान, देखिए, आर्टिकल 275 के अनुसार संसद राज्यों को आवश्यकता अनुसार सहायता व अनुदान भी दे सकती है। अनुदान ऐसे समय संसद राज्यों पर कुछ शर्तें लगाकर उनके व्यय को भी नियंत्रित कर सकती है। आपातकाल की घोषणा, देखिए, इन सबके अतिरिक्त जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करते हैं तब राज्यों पर संघीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तो ये जो फर्स्ट प्रशासनिक संबंधों का भाग था, इस संघ तथा राज्यों को निर्देश एवं नियंत्रण की शक्ति, और दूसरा जो शीर्षक है, मतभेदों को कम करने की शक्तियां। देखिए, केंद्र राज्य संबंधों, केंद्र राज्य में जो मतभेद है उनके निवारण की क्या विधियां हैं या मतभेदों को कम करने की क्या विधियां हैं। संघीय शासन प्रणाली में पारस्परिक सहयोग होना आवश्यक है। यद्यपि राज्यों को पृथक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, तथापि संविधान में निम्नलिखित विषयों पर राज्यों के पारस्परिक सहयोग पर बल दिया गया है। जैसे संघीय क्रियाओं, अभिलेखों तथा न्यायिक कार्रवाइयों को मान्यता प्रदान करना। आर्टिकल 261 भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र संघ की तथा प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रिया, अभिलेख तथा न्यायिक कार्रवाइयों को पूरी मान्यता दी जाएगी। उसके बाद दूसरा, संघ राज्य में मतभेद कम करने की विधियां, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। देखिए,
संविधान ने केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए कुछ उपाय सुझाए। भारत का राष्ट्रपति सार्वजनिक हित के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 263 में ये प्रावधान करता है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि जनता के हितों की पूर्ति के लिए एक परिषद की स्थापना करना आवश्यक है, तो वह ये राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक होगा कि वे इस परिषद की स्थापना करने का आदेश दे तथा इसके कर्तव्यों की प्रकृति, संगठन और क्रियाकलापों की व्याख्या करे। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों की जांच करने और उनके निपटारा करने की सलाह देगा। ऐसे विषयों की छानबीन करेगा जिन पर विचार करने जिसमें केंद्र और राज्यों से अधिक राज्यों के सामूहिक हित हो। इस तरीके के विषयों के ऊपर भी इसमें बात की जा सकती है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 तथा सरकारी आयोग 1983 की सिफारिशों के आधार पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पहली बार 25 जून 1990 को राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की। परिषद की एक वर्ष में 3 बैठकें होती है। इसकी बैठकें केंद्र की ओर से बुलाई जाती है और परिषद की बैठकों में विचार विमर्श के दौरान उठे प्रश्नों का निर्णय सर्वसम्मति से होता है तथा सर्वसम्मति के बारे में अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है उसका फैसला ही अंतिम होता है। देखिए, उसके बाद सरकारी कृत्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाइयों को पूरी मान्यता दी जाएगी। आर्टिकल 261 में ये प्रावधान किया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में संघ की ओर से प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं, अभिलेखों एवं न्यायिक कार्यों को संपूर्ण विश्वास और मान्यता दी जाएगी। इसी में अगला जो एक पॉइंट आता है, अंतर्राज्यीय नदियों या नदी जल विवाद संबंधी विवादों का निर्णय। देखिए, अनुच्छेद 262 के अनुसार किसी अंतर्राज्यीय नदी तथा घाटी के या जलाशयों के प्रयोग, वितरण, विवाद या फरियाद के न्याय निर्णय के बारे में संसद विधि द्वारा व्यवस्था करेगी। विवाद के संबंध में संसद ये निर्णय कर सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय या अन्य कोई न्यायालय इस संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। इसके बाद क्षेत्रीय परिषदें हैं। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत संघीय इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए सशक्त व्यवस्था के रूप में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। जैसे इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य ये थे कि देश में भावात्मक एकता लाना, क्षेत्रीय और भाषाई प्रवृत्तियों को दबाना, पृथक्करण से उत्पन्न प्रभावों को दूर करना, संघ तथा राज्यों के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ाना, प्रमुख विकास योजनाओं की कार्यान्विति में एक दूसरे के साथ सहयोग करना और देश में राजनीतिक संतुलन की स्थापना करना। इस तरीके के कई क्षेत्रीय परिषद जो स्थापित की थी, इसके ये मुख्य उद्देश्य थे। क्षेत्रीय जो परिषदें बनाई गई थी, ये परामर्श देने वाली संस्थाएं हैं। सामान्य रूप से ये आर्थिक, सामाजिक नियोजन, सीमांत विवादों, भाषाई अल्पसंख्यों तथा अंतर्राज्यीय यातायात तथा राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विषयों पर विचार कर सकती है। लेकिन इन परिषदों को क्षेत्रों के सामूहिक सुरक्षित पुलिस, वित्त अधिकारियों के लिए सामूहिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, अंतर्राज्यीय सड़क परिवहन के युक्तिकरण आदि मामलों में सफलता मिली है। अब जो तीसरा जो बिंदु है हमारे सामने जो आता है कि केंद्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में कतिपय प्रशासनिक मतभेद के मुद्दे। प्रशासनिक मतभेद के क्या क्या मुद्दे हैं, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अपने प्रारंभिक वर्षों में भारतीय संघ व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी केंद्र राज्य सहयोग।
जो जो संविधान और संघ प्रणाली पूर्ण होती गई तो उसमें दरारें दिखने लगी और कालांतर में केंद्र तथा राज्यों के बीच मतभेद के अनेक मुद्दे सामने आते गए। संविधान और संघ प्रणाली के लागू होने के 50 वर्षों में प्रशासनिक क्षेत्र में संघ राज्य सरकारों के बीच में कतिपय मुद्दों में मतभेद उभरते रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें राज्यपाल का पद। चतुर्थ आम चुनाव के बाद से राज्यपालों के अधिकार क्षेत्र, नियुक्ति के तरीके, राज्यपालों के द्वारा सुनिश्चित लोकतांत्रिक अभिसमों का पालन नहीं करना, केंद्रीय एजेंट के रूप में कार्य करना, संवैधानिक मर्यादाओं की उपेक्षा, केंद्र सरकार के दबाव में करना आदि अनेक बिंदुओं को लेकर केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच में समय समय पर मतभेद उठते रहे हैं। कभी कभी तो उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से हुआ है। तो इस समय एक बहुत बड़ी समस्या है केंद्र राज्यों के बीच में प्रशासनिक मतभेद का जो मुद्दा है वो राज्यपाल का पद का है। राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है और राज्यपालों की नियुक्ति करते समय उनके परामर्श किए जाने की परंपरा का केंद्र पालन नहीं कर रहा है। इस तरीके की जो अव्यवस्थाएं हो रही है उससे केंद्र और राज्यों में जो मतभेद है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा जो मुद्दा है ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही। देखिए, नौकरशाही दूसरा प्रशासनिक विषय जिस पर केंद्र तथा राज्यों के बीच में मतभेद दिखाई देते हैं। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से संघ सरकारों पर नियंत्रण रखती है। संविधान में संघ तथा राज्य सरकारों के लिए अलग अलग सीमाओं की व्यवस्था की गई है, परंतु ब्रिटिश शासन में विरासत में हमने एकीकृत उच्च प्रशासनिक सेवाओं की पद्धति भी प्राप्त की है। अर्थात ये सेवाएं केंद्र राज्य संबंधों में कटुता बढ़ाने का कारण इसलिए बन जाती है क्योंकि वे उनकी नियुक्ति, पदोन्नति और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के मामलों पर केंद्रीय सरकार पर निर्भर करती है और राज्यों में उनके प्रति अपनत्व की भावना नहीं दिखाई देती है। ये भी केंद्र राज्य में के विवाद में एक प्रशासनिक मुद्दा रहा है। अगला पॉइंट है कानून और व्यवस्था के मामले पर राज्यों को केंद्रीय निर्देश। केंद्र का ये संवैधानिक अधिकार है कि ये कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए, केंद्रीय प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस राज्यों में तैनात करे, किंतु वे राज्य सरकारें जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल से मेल नहीं खाती उसे राज्य के अतिरिक्त मामलों में अनुचित हस्तक्षेप कहकर केंद्र राज्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर देती है। ये भी एक बहुत बड़ा एक कारण माना गया है जिससे केंद्र राज्यों में टकराव और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। भारत में केंद्र राज्यों के मतभेदों के मुद्दों में समायोजन की दृष्टि से राज्यपाल सम्मेलन, राष्ट्रीय विकास परिषद, मुख्यमंत्री सम्मेलन, मुख्य सचिव सम्मेलन, पुलिस महानिदेशक सम्मेलन आदि किए जाते रहे हैं। विद्यार्थियों, हमने निष्कर्ष तौर के ऊपर ये कह सकते हैं कि भारतीय संघ व्यवस्था में प्रशासनिक एकरूपता पर बल दिया गया है। अमेरिका की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था का प्रबंध करने के स्थान पर न्याय व्यवस्था को एकीकृत कर दिया गया है। अखिल भारतीय प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं का प्रावधान किया गया है। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के अधीन भारत की लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा का आयोजन है जो एक केंद्रीय सेवा है, किंतु ये संघ के साथ साथ राज्यों के व्यय का लेखा तथा लेखा परीक्षा कार्य को भी संपन्न करती है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, ये जो हमने आज चर्चा की है कि केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों में किस तरीके का एक सिस्टम है, जो 3 बिंदु के आधार पर हमने आपके सामने चर्चा की है, समझाने का प्रयास किया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।